क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टाइम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच क्वांटिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है मोलैरिटी, सेकंड इज मोलैरिटी। आपने अपने पेपर में लिखना है, बस इसमें मैसेज नहीं करना है, अपने पेपर में लिखते जाओ आंसर को। तीसरा इसमें नॉर्मेलिटी, अपने पेपर में लिखना है, फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी है। इन तीनों में से एक ऑप्शन है, देखो 1 2 3, तो इसमें से कोई भी एक आंसर होगा। उसे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है? पहला ऑप्शन आपके पास मोलैरिटी, सेकंड इज मोलैलिटी और थर्ड वन इज नॉर्मेलिटी। तो जो भी है मुझे आंसर कर मतलब आप पेपर में लिख दो एक। अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यही फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेम्परेचर जो डिपेंडेंट नहीं है वो कौन सी क्वांटिटी है इन तीनों में से? वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों में से ही आता है आपके पास, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आंसर टिक कर सकते हो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको एक प्रोसेस का नाम बताना है। नेम द प्रोसेस, नेम द प्रोसेस। वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? सी वाटर, जो भी सी वाटर होता है उसे चेंज कर देते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। उस प्रोसेस का नाम क्या है ये आपको अपने आप लिखना है। जो ड्रिंकिंग वाटर है, सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने के लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक वर्ड का आंसर है बस, यहाँ पे मैंने रिपीट किया था कई बार। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि नेम द प्रोसेस विच इज यूज टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया, नेम द प्रोसेस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव भी है पर आपका स्किल देखते हैं। इसमें बताना विच वन हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट, विच वन हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.1 m K2SO4 और दूसरा है 0.1 m KCl। इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आई पे डिपेंड करता, मैं ये भी कह रहा हूं आपको, जिसका आई ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, ए बी। इन दोनों में से आपको ये बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ए का या बी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट? फर्स्ट इज 0.1 m K2SO4 एंड सेकंड इज 0.1 m KCl। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 में। 4 अपोजिट है, ध्यान रखना, थर्ड का। आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसमें कह रहा है ग्रेटर फ्रीजिंग पॉइंट, विच वन हैज ग्रेटर फ्रीजिंग पॉइंट। और इसमें पहला ऑप्शन आपके पास 0.2 Na2CO3, दूसरा मैंने कह दिया आपको 0.2 m है यहाँ पे m, ये भी 0.2 m ग्लूकोज। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। एक तीसरा ऑप्शन है इसमें, चलो दो ही ऑप्शन बहुत है इसके लिए। तो चौथा है कि इसमें से बताना किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, यानी डिप्रेशन का मतलब आप समझ गए। तो अब इन दोनों में से मेन आई से डिसाइड होगा पूरा, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी होगा। अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके पास तो मेन जो डिसाइड करता है वो आई करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 0.2 m Na2CO3 एंड सेकंड इज 0.2 m ग्लूकोज। तो इसमें से फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में से एक ऑप्शन आंसर लिख देना आपने बस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज greater osmotic pressure, which one has greater osmotic pressure?
ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? फिर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन है 0.5 m NaCl, सर फोर्थ वाला फिर से और रिपीट कर देना, सेकंड मेरा ऑप्शन नेटवर्क। है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन है इसमें 0.2 m Na2CO3। ठीक है, इन दोनों में से बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा। ओपी मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, सर फोर्थ ऑस्मोटिक वाला प्रेशर, क्वेश्चन एक बार फिर से बता ऑस्मोटिक देना। प्रेशर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो दो ही ऑप्शन आपके पास, 1 या 2। तो आपको अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो मैंने आपको बता दिया, हिंट क्या दे दी है कि आपने किसके बेस पे देखना है, इसे आई के बेस पे देखना है। तो जिसको आई का देखने का तरीका आता है वो तुरंत बता देगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आयनिक कंपाउंड आई पे डिपेंड करता है। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थर्ड है इसमें, सर फोर्थ वाला एक बार बता देना। कौन सा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कौन सा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है किसमें, प्रेशर कुकर में। आपको बताया था कल भी, प्रेशर कुकर है जो, उसमें कौन सा टर्म्स है या किस चीज को ये इंक्रीज कर देता है। जो प्रेशर कुकर होता है वो एक टर्म्स कौन सी होती है जिसको ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये किस टर्म के बेस पे बेस्ड होता है, जो प्रेशर कुकर है आपका वो किसके बेस्ड पे बना हुआ है। ठीक है, एक ही पॉइंट, एक एक टर्म्स लिख सकते हो आप इसे। हाँ श्रुति, इसको नोटबुक में लिखना आपने, नोटबुक में, क्योंकि अभी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 4 था, चलो एक बार क्वेश्चन 4 बता देता हूँ। ये 6 क्वेश्चन में चलेगा। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, कौन सा टर्म्स है जिसमें प्रेशर कुकर किस चीज पे बेस्ड है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। जो प्रेशर प्रेशर कुकर को बनाया गया वो किसके टर्म्स पे बनाया गया। ठीक है, तो एक पॉइंट बताना आपने। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मिसिंग हो गया था, अभी 6 एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ। किसका ग्रेटर होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन थे, एक है 0.1 m Na2CO3 और दूसरा है 0.2 m ग्लूकोज। ठीक है, तो ये था 4th वाला। तो इनमें से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके तो पास। उसमें ऑप्शन नहीं था 6th वाले में? आपको बताना ऑप्शन है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास, या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है किसके बीच में, वेपर प्रेशर वर्सेस, वेपर प्रेशर वर्सेस वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा वेपर प्रेशर और वोलेटाइल सॉल्यूट के बीच में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट बताना है। एक टर्म्स है जो मैंने कई बार रिपीट किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके बोर्ड में कि कौन सा एक फॉर्मूला है या कौन सी चीज है जिससे वेपर प्रेशर और वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। तो आपको ध्यान रखना उसमें आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो वेपर प्रेशर और वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या करेगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, एक लाइन का है बस, यहाँ से इतने में आ जाएगा ये केवल। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉरी वेपर प्रेशर एंड वोलेटाइल सॉल्यूट में। तो क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ। देखो, अगर पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उसमें जो डेल वी मिक्सिंग होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है। तो इसमें रीजन क्या होता है,
एक ही लाइन का रीजन है, जो मैंने आपको मेन रीजन बताया, बस यहाँ से यहाँ तक का वही लिखना है बस, क्योंकि सबसे मेन वही है आपके पास। एक लाइन है, एक लाइन भी नहीं है, दो वर्ड है, एक इधर आएगा एक इधर आ जाएगा बस, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल वी मिक्सिंग होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो उसका मेन रीजन क्या है आपके पास, ठीक है। ऑप्शनल वाले भी दूंगा मैं आपको, ऑप्शनल वाले मैंने भेजे हुए हैं आपके पास, ठीक है क्वेश्चंस। तो आपको ये बताना है कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, उसका मेन रीजन। आपको आंसर लिखना है बस, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि आपने कौन सा आंसर इसमें लिखना है। केवल 2 टर्म्स में इसका आंसर आएगा। पॉजिटिव डेविएशन में डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसका रीजन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही लिख देता हूं। देखो इसमें मैंने कहा अगर नेगेटिव डेविएशन होता है, तो नेगेटिव डेविएशन होगा, अगर सपोज करो नेगेटिव डेविएशन होता है, तो इसमें डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। लगभग लगभग देखो सेम आंसर है दोनों के, आंसर दोनों के सेम है, ध्यान रखना जब भी ये चीज आएंगी तो आंसर लगभग सेम होते हैं। तो इसमें भी रीजन लिखना है, वही सेम रीजन है जैसे आपने इसमें लिखा था एक टर्म्स में, ऐसे इसमें भी एक टर्म्स में आएगा बस। इसमें बहुत बड़ा आंसर नहीं है, केवल मेन जो टर्म्स है उसका यही है, सेम जैसे इसका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। अगर नेगेटिव डेविएशन होता है तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका रीजन क्या है। नेगेटिव में सारी चीज नेगेटिव होगी, पॉजिटिव में सारी चीज पॉजिटिव होती है, तो इसका मेन रीजन क्या है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं हम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम एक और नाम से बुलाते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड। वो कौन सा नाम है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। इसको हम कौन से नाम से बुलाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैंने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज डैश वन। तो एक ये कौन सा नाम है, ये आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको किस नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है। एक ही लाइन का ये भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपके पास, ये है आपके पास। अगर मैंने कहा सपोज करो, कई बार वो क्वेश्चन कहता है कि Kb इज इक्वल टू 1.86 किलो केल्विन पर मोल, इसका मीन क्या हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। इसका एक लाइन में आंसर आएगा, क्योंकि ध्यान रखना जब भी ये वर्ड आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं इसके टर्म्स में। ध्यान रखना Kb इज इक्वल टू 1.86 किलो केल्विन पर मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यानी आपने इसी को एक्सप्लेन करना है इसके टर्म्स में थोड़ा। 11 क्वेश्चन है, Kb इज इक्वल टू 1.86 किलो केल्विन केजी पर मोल, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या होता है। ये एक लाइन का है, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, लिखो। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कई बार आएगा कि सॉलिबिलिटी को कभी भी, सॉलिबिलिटी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सॉलिबिलिटी को जो हम वर्ड को यूज करते हैं किसमें, इसको हम दो टर्म्स में यूज करते हैं। दो टर्म्स के नेम बताने आपने। जैसे क्वेश्चन में अगर सॉलिबिलिटी आ गया तो आपको बोला था कि उसकी जगह पे आपको दो टर्म्स यूज हो सकते हैं कभी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको कोई भी सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन फॉर्मूला बताया नहीं है।
क्योंकि है नहीं इसमें फॉर्मूला। लेकिन सॉलिबिलिटी क्वेश्चन आने पर आप कौन से दो टर्म्स है जिसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो वो दो टर्म्स के आपको नाम बताने, वो कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं, चलो। पहला आपको दे दिया मैंने स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको दे दिया मोलैरिटी, तीसरा मैंने आपको लिख दिया मोलैलिटी, ठीक है। और चौथा मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन। इसमें से वो दो नाम हैं जो सॉलिबिलिटी के लिए यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास कैलकुलेट सॉलिबिलिटी, तो आप तो बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं है सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला, तो आप इसकी जगह पे कौन से दो चीज है अगर क्वेश्चन में, वो आपने निकालना है। 1 2 3 एंड 4, तो इसमें से आपको बताना है, इनमें से दो नाम लिख दो कोई भी जो आपको लगता है कि हम सॉलिबिलिटी के लिए जब भी आएगा कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी में आप किस चीज को कैलकुलेट करोगे, स्ट्रेंथ को या मोलैरिटी को या मोलैलिटी को या मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, लिख लिया यहां तक। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, देखो वो कहता है कि आपको बताना है वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई बताना है किसके लिए, फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपको आई की वैल्यू बतानी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक आई क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा, या फिर आई मोर देन 1 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा क्लिक किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया तो आई इज ग्रेटर देन 1 और आई इज लेसर देन 1, ठीक है। विच वन यू ऑप्ट, तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज आई इज ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड इज आई इज लेसर देन 1। तो क्वेश्चन और ऐसी सेम क्वेश्चन है 14th वाला, कि आपको बताना है वैल्यू ऑफ आई किसके लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा अगर, तो इसके लिए आपको यही ऑप्शन है दोनों, कि आई इज ग्रेटर देन 1 या फिर आई इज लेसर देन 1। रिटर्न Yes, sir. रिप्लाई करो, यस नो। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज, अब देखो आपको यहां पे बताना है वैल्यू ऑफ आई किसके लिए, फॉर Na2CO3 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी अगर ये 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 1 2 3 4 इसमें से कोई एक ऑप्शन है। अगर ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू इसमें क्या होगी, Na2CO3 में आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। Na2CO3 अगर क्वेश्चन में आ गया तो आपको पता है कि इसमें आई लगेगा ही लगेगा। ध्यान रखना, कोई भी आयनिक कंपाउंड आएगा क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, लेकिन जैसे आपने देखा ये आयनिक कंपाउंड है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी है तो वहां पे आई यूज होगा। तो आई की वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए, 1 2 3 या 4, इन चारों में से एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है आपने, ठीक है। 1 2 3 या 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 में। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है पर मैंने आपको सर तरीका ऑप्शन का बताया है, हुआ है। क्या क्या है ऑप्शन? अगर आपके पास दे दिया इसमें, आपको 15th बताना है वाले में। वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। और हमने कहा
K2SO4 और ये केवल 40% ही डिसोसिएट हो रहा है, 40%। अगर ये 40% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जरूरी थोड़ी क्वेश्चन में आपको 100% ही होगा हर बार। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब 100% है, लेकिन अगर दे दिया आपको बोला 40% है तो आप आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड में सबसे बार आता है और इसी में मिसिंग होती है, क्योंकि आई का पता नहीं चलता है। तो जैसे मैंने आयनिक कंपाउंड देखा तो मुझे समझ जाना यहाँ पे आई लगेगा, ठीक है। तो K2SO4 अगर 40% डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी, what will be the value of I if the K2SO4 is dissociated 40%, dissociated by 40%। यानी ये आपका, इसको थोड़ा सा निकाल लो, 1 मिनट देता हूँ मैं आपको, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। आई की वैल्यू को निकालना आपने और 40% डिसोसिएशन हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट में आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास कि वैल्यू ऑफ आई फिर बताना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चैप्टर में, ठीक है। KCl के लिए आपको आई की वैल्यू बतानी है अगर ये 60% डिसोसिएशन हो रहा है तो 60% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें आई की वैल्यू क्या होगी। जो मैंने इक्विलिब्रियम मेथड से आपको बताया हुआ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, इक्विलिब्रियम वाला, ध्यान रखना। जैसे आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, हेलो हेलो, तो इक्विलिब्रियम जो पढ़ा था मैंने आप लोगों ने, वहां पे जो कॉन्सेप्ट जैसे आप इक्विलिब्रियम के लिए निकालते थे वैल्यू, वैसे ही सेम निकालना है। अगर डिसोसिएशन 60% है तो KCl की वैल्यू क्या होगी, सॉरी आई की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन कहता है, ये एक क्वेश्चन है बस जो आपका एसोसिएशन में आएगा, ध्यान रखना, बाकी सारे डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका केवल जब लिखा होगा एसिटिक एसिड, इसे मैं बार बार लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, एसोसिएशन का एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में आता है, जब एसिटिक एसिड को आप किस में मिलाओगे, बेंजीन में मिलाते हैं, जब बेंजीन में, तो यहाँ पे एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो अगर एसोसिएशन होगा तो ये डाइमर बनाता है, ध्यान रखना, डाइमर का मतलब दो मिलके एक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइमर, ठीक है। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी। अब जब एसिटिक एसिड लिया आपने, उसे बेंजीन में मिलाओगे तो यहाँ पे होगा एसोसिएशन, ध्यान रखना, यहाँ पे होता है एसोसिएशन, एक ही है आपके पास ये बुक में जो एसोसिएशन वाला, बाकी सारे डिसोसिएशन वाले। तो ये याद कर लेना आप लोग एसोसिएशन का, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा, 100% मान के चलो एसोसिएशन। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर, ये सिंपल सा है, तुरंत निकल जाएगा ये, तो जैसे आप फॉर्मूला रखोगे एकदम से आ जाएगा आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर, अब छोटे छोटे आई वाला हट गया है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आई इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर होता है इसमें न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल लगभग आई वाले से यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आता है, लेकिन आई वाला फैक्टर इंक्लूड होता है। फिर इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए हैं।
वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और एक आध इसमें डिफाइन पूछ लेते हैं, छोटी मोटी डिफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर पूरा 8 के आसपास मार्क्स का हो जाता है, 8 मार्क्स के आसपास का, ठीक। इसीलिए इसी टर्म्स में इसको याद करना। ओके ओके, हाँ अब आ रही है आवाज, सुनाई दे रही है? ओके, क्वेश्चन तो समझ में आया ना श्रुति अब तक का? क्वेश्चन आपको समझ में आया इससे पहले वाला? अब देखो नेक्स्ट में चले जाते हैं हम यहां से क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इसको तो बहुत जल्दी जल्दी करो आप लोग। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल ये कंफर्ट किस में होते हैं? मेन जो ये कंफर्ट होते हैं किस वाटर में कंफर्ट होते हैं, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर में? जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे या हॉट वाटर में, ठीक है। तो ये है आपके पास 19 क्वेश्चन कि एक्वेटिक एनिमल फील कंफर्ट इन कोल्ड वाटर और आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, विच वन? ये हो गया आपका 19 क्वेश्चंस। अब हमारे पास यहाँ से 10 मिनट बचते हैं, तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम 20 क्वेश्चन पे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ। 20 क्वेश्चन है आपके पास कि जो स्कूबा डाइवर्स होता है, ठीक है, जो स्कूबा डाइवर्स था आपके पास, तो इसने क्या किया था, टैंक में नाइट्रोजन गैस फिल की थी विद ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ था, एक डिजीज हुई थी। इस डिजीज का नाम क्या है? डिजीज, एक डिजीज कॉज करता है ये। जब आप ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को रखते हो टैंक के अंदर, जब स्कूबा डाइविंग होती है तो वो एक डिजीज को कॉज करता है। आपको उसको डिजीज का नाम बताना है कि उस डिजीज का नाम क्या था। स्कूबा डाइवर्स सर टैंक में ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक डिजीज कॉज होती है, उस डिजीज का नाम क्या है? नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द नाइट्रोजन इन स्कूबा डाइवर्स। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसे ही सेम कि आपको डिजीज का नाम बताना है। डिजीज कब? जो आपकी थिंकिंग लेवल को कम कर देता है, थिंकिंग एबिलिटी को, थिंकिंग पावर को क्या कर देगा, लेस कर देगा। कब? हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हो, हाई एल्टीट्यूड में जब आप गए, हाई एल्टीट्यूड में जब आप चले जाते हो, तो यहाँ पे आपको मैंने तभी बताया था कि एग्जाम से पहले आपको डीप ब्रीथिंग करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आपकी थिंकिंग पावर कम हो जाएगी। सांस को अंदर रोक के रखोगे तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी चलेगी। तो आपको उस डिजीज का नाम बताना है कि वो डिजीज कौन सी थी, ठीक है। तो दोनों डिजीज आपने किस में पढ़े होंगे, हेनरी लॉ में। 21 तक हो चुका है, अब आते हैं हम 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन है आपके पास कि जैसे आपने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में जैसे आपने सॉल्यूट को मिक्स किया, ठीक है, सॉल्वेंट लिया आपने और उसमें सॉल्यूट को मिक्स किया, तो जैसे सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को मिक्स किया तो जो इसके वेपर्स प्रेशर होंगे, वेपर प्रेशर दो ऑप्शन आपके पास, या तो ये वेपर्स इंक्रीज हो जाएंगे और या फिर ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे? 22 में when solute is added in solvent then the vapor pressure will be increased or decreased, ठीक है। आपको बताना ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। आज इंक्रीज लिख दो, डिक्रीज लिख दो, जो भी आपके पास, केवल एक ही लाइन एक वर्ड में लिखना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, विद इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जो वेपर प्रेशर है उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? विद इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपके पास, 1 या 2 का, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन हुए।
अब आता है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में कहता है वो कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। यह क्वेश्चन नंबर 24। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे अभी भेजना है 30 क्वेश्चन होने के बाद, फिर मैं नेक्स्ट हाफ में उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे आंसर्स को। तो इसमें सिंपल है। आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 इज, देखो आइडियल गैस, कई बार वो कह देता है जो आइडियल सॉल्यूशन होता है हमारे पास, आइडियल सॉल्यूशन होता है जो, इसमें डेल वी मिक्सिंग और डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, यानी कोई भी डिसऑर्डर या डेविएशन नहीं होता है। इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ हैविंग सिमिलर। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा सिमिलर। क्या चीज सिमिलर होती है जिसकी वजह से यहाँ पे डेल वी मिक्सिंग और डेल एच मिक्सिंग होता है, जो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी कि चेंज कुछ होगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। तो वो कौन सा एक चीज है सिमिलर जिसकी वजह से इन दोनों की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, इसको दिमाग लगाना आपने। आइडियल सॉल्यूशन है जो, उसमें डेल वी मिक्सिंग और डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है बिकॉज ऑफ हैविंग सिमिलर विच वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25। अब आते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास कि अगर आपने क्या किया, यहां पे एक रेजिन लिया, रेजिन, ठीक है, और यहां पे आपने ले लिया वाटर। तो इस केस में अगर ये वाटर है और ये रेजिन है तो रेजिन क्या होगी यहाँ पे, इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो ये क्या होगी यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी स्वेल हो जाएगी। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 के लिए। ठीक है, 26 के लिए अगर रेजिन है आपके पास और आपने उसे पानी में डाला है तो श्रिंक होगी या स्वेल होगी। ऐसी सेम क्वेश्चन है, सेम। अगर आपने ये रेजिन ले लिया, रेजिन है और इसको आपने रख दिया 0.5 m NaCl सॉल्यूशन में, यानी सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में अगर आपने रख दिया, तो अब ये रेजिन क्या होगी, श्रिंक होगी या स्वेल होगी। अगर आपने इसे 0.5 m NaCl में रखा है तो ये श्रिंक होगी या स्वेल होगी। ठीक है, तो ये 27 क्वेश्चन हो गए। बस अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन, एक एक वर्ड लिखना आपने। 28 में आ जाते हैं हम लोग। 28 में आपके पास है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आपने गैस को लिक्विड में डाला तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है या एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आपने गैस को लिक्विड में डाला तो कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करोगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपके पास कि पीपीएम होता है जो, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली किस जगह पे यूज होगा, ऑन वेयर। एक खास बात होती है, हर एक जगह पे हम पीपीएम को यूज नहीं कर सकते, केवल एक छोटा सा पॉइंट है जहां पे हम यूज करेंगे, जहां पे सॉल्यूट क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट है जो क्या होना चाहिए कि हम पीपीएम को यूज करें। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो वेपर प्रेशर होता है, अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर वेपर प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। ये प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल है। देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है
कि प्रेशर कुकर में हम वेपर प्रेशर को क्या करते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन है, देख लो एक बार आप लोग। और इसके बाद ये जो आपने लिखा है, चाहे कोई छोड़ा होगा आपने ब्लैंक या कुछ भी किया है, इसकी स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे सेंड कर दो, ठीक है। और ये जो अब ये ऑफ होगा आपके पास सेकंड हाफ में, जो ये क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फिर, जो मैंने दिया है आपको, ठीक है। तो ये मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं, आप इसको वो करो, मुझे आंसर भेजो इसका, और मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको सेकंड हाफ में ये, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं, और आपको इसका आंसर मैं इसके सेकंड हाफ में बताता हूँ, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ।